नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले सुर्खियां। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने जारी किया ईरान के लोगों के लिए संदेश, ईरानी सुप्रीम लीडर के खिलाफ लोगों से की अपील। वीडियो संदेश में ईरान के लोगों से बोले नेतन्याहू, इजराइल से ज्यादा अपने लोगों से डरती है खामनेई सरकार। इजराइल पर मिसाइलें दागने के लिए किए अरबों डॉलर बर्बाद। डोनाल्ड ट्रंप ने कारोबारी एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को किया सरकार में शामिल। दोनों संभालेंगे सरकार को सलाह देने वाला नया डिपार्टमेंट। फॉक्स टीवी के एंकर हेगसेथ बनेंगे रक्षा मंत्री। ट्रंप की जीत के बाद गर्भ निरोधक दवाओं की बढ़ी मांग, महिलाओं को अबॉर्शन राइट्स छीनने का डर, 1000% तक बढ़ी सेल। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पोर्न स्टार केस में सुनवाई टली। ट्रंप की तरफ से की गई थी सजा रद्द करने की अपील, पैसे देकर पोर्न स्टार को चुप कराने का आरोप। सऊदी अरब ने कांच का शहर प्रोजेक्ट के सीईओ को हटाया, वजह नहीं बताई गई। ब्रिटिश चैनल का दावा, यहां 21,000 मजदूरों की मौत हुई। यूक्रेन जंग में अब रूस का साथ दे सकता है नॉर्थ कोरिया। दोनों देशों के बीच हुआ रक्षा समझौता, एक दूसरे को देंगे सैन्य मदद। चीन के झुआई शहर में तलाक से परेशान बुजुर्ग ने लोगों पर चढ़ाई कार, 35 लोगों की मौत, 43 घायल। पत्नी के साथ संपत्ति के बंटवारे से नाराज था 62 साल का बुजुर्ग। और अब आज की बड़ी खबर। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद सोमवार को सऊदी अरब में इस्लामिक देशों का सम्मेलन हुआ, जिसमें 50 से ज्यादा देशों के नेताओं ने शिरकत की। इस समिट में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गजा और लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई को फौरन रोकने की मांग की और गजा में इजरायली हमलों को नरसंहार करार देते हुए आज़ाद फिलिस्तीन देश की मांग भी रखी। इस्लामिक देशों के समिट के बाद खबर आ रही है कि अब सऊदी अरब परमाणु ताकत हासिल करना चाहता है और इसे लेकर राजधानी रियाद में सऊदी और साउथ कोरिया के अधिकारियों ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। इस हाई लेवल मीटिंग में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय संघर्ष और ऊर्जा सहयोग के साथ साथ परमाणु और रक्षा सहयोग पर भी चर्चा हुई है। मिडिल ईस्ट की दूसरी बड़ी ताकत ईरान परमाणु ताकत के मामले में पहले ही बहुत आगे निकल चुका है। अब सऊदी अरब भी इस दौड़ में शामिल हो रहा है। खबर है कि इस बैठक में दोनों देशों के 80 अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। सऊदी अरब में दक्षिण कोरिया के राजदूत चोई ब्यूंग ह्यूक ने कहा कि ये सेमिनार आर्थिक सहयोग पर चर्चा करने और जीसीसी खास तौर पर गजा और लाल सागर में क्षेत्रीय संघर्षों की साझा समझ बनाने के लिए एक मंच है। साथ ही परमाणु और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्रों में ऊर्जा सहयोग में विविधता लाने के लिए भी ये मंच होगा। साउथ कोरिया के लिए जीसीसी देशों से साझेदारी बढ़ाना सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन लगातार रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी नज़दीकी बढ़ा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दक्षिण कोरिया और सऊदी अरब छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों यानी SMR पर मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें स्मार्ट 100 SMR भी शामिल है। स्मार्ट 100 रिएक्टर एक जीरो कार्बन एनर्जी सोर्स है, जिसे साउथ कोरिया ने बनाया है। साउथ कोरिया की KAERI और सऊदी अरब के एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट साथ मिलकर एक संयुक्त परमाणु अनुसंधान और विकास केंद्र बनाएंगे। इस साझेदारी से सऊदी के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नए आयाम मिलने की उम्मीद है। इस सेमिनार में FTA पर भी चर्चा हुई है और इसका दायरा बढ़ाकर GCC और साउथ कोरिया के बीच व्यापार बढ़ाने पर सहमति जताई गई है। दिसंबर 2023 में दक्षिण कोरिया GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर साइन किए गए थे, जिसके बाद से दोनों क्षेत्रों के बीच ज्यादा टैरिफ खत्म कर दिया गया है। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने गजा के हालात और मध्य पूर्व में ईरान के प्रभाव जैसे क्षेत्रीय संघर्षों पर भी चर्चा की। साथ ही दुनिया में तेजी से बदल रहे रणनीतिक रुख, खास तौर से एशिया के लिए अमेरिका और खाड़ी देशों पर इसके प्रभाव और रूस उत्तर कोरिया संबंधों की वजह से एशिया में बढ़ी संघर्षों की संभावना पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा साउथ कोरिया और सऊदी अरब के बीच
एआई और एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा हुई है। खबर है कि साउथ कोरिया ने सऊदी अरब में एआई डेटा सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा है। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक खतरों से निपटने के लिए सूचना साझा करने, संयुक्त समुद्री अभ्यास और बहुपक्षीय राजनीतिक संवाद के साथ साथ दक्षिण कोरिया और जीसीसी राज्यों के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। लेबनान और गजा में जारी इजरायली हमलों के बीच सऊदी अरब की सक्रियता को देखते हुए इजराइल और अमेरिका समेत उसके सहयोगी देशों की चिंता अब काफी बढ़ गई है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अहम बातचीत करने के लिए बुधवार को तेहरान पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी यात्रा से ठीक पहले चेतावनी दी है कि अब युद्धाभ्यास की गुंजाइश कम होती जा रही है। उनकी यात्रा ईरान को इजराइल के रक्षा मंत्री की चेतावनी के 2 दिन बाद हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अपनी परमाणु सुविधाओं पर हमलों को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जोखिम में है। इजराइल लंबे समय से ईरान पर परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश का आरोप लगाता रहा है, लेकिन तेहरान इस दावे से इनकार करता रहा है। इस साल दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल हमले किए हैं, क्योंकि गजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे ईरान के सहयोगियों के साथ इजराइल के युद्ध को लेकर तनाव काफ़ी बढ़ गया है। इन हमलों ने उनकी सालों से चली आ रही शैडो वॉर यानी छाया युद्ध को सतह पर ला दिया है और मध्य पूर्व में संघर्ष की आशंकाओं को बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया है। ग्रॉसी ने अपनी यात्रा से पहले न्यूज़ एजेंसी AFP को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि युद्ध अभ्यास के लिए मार्जिन कम होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि कूटनीतिक समाधान तक पहुंचने के तरीके तलाशना जरूरी है, जबकि IAEA को ईरान में निरीक्षण करने की इजाज़त है। ग्रॉसी ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के पैमाने और महत्वाकांक्षा को देखते हुए ज़्यादा पारदर्शिता की ज़रूरत पर जोर दिया है। IAEA के चीफ ने मंगलवार को CNN को बताया था कि उनके पास बहुत सारी परमाणु सामग्री है, जिसका इस्तेमाल आखिरकार परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा था कि इस समय उनके पास परमाणु हथियार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते चुनाव में बढ़त हासिल करने के बाद कहा था कि वो ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते चुनाव में बढ़त हासिल करने के बाद कहा था कि वो ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं और इसके बजाय चाहते हैं कि उसके लोग एक बहुत ही सफल देश बने, लेकिन उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। साल 2015 में अमेरिका समेत प्रमुख विश्व शक्तियों ने 21 महीने की बातचीत के बाद ईरान के साथ उसके परमाणु कार्यक्रम पर एक समझौता किया था। इस समझौते में ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में ढील देने का प्रावधान था, जिसके बदले में ये गारंटी दी गई थी कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों को फिर से लागू करने से पहले 2018 में समझौते से खुद को अलग कर लिया था। अब हो सकता है कि ईरान की तरह ही सऊदी अरब को भी अपने परमाणु कार्यक्रम के चलते कई मुश्किलों का सामना करना पड़े। IAEA का कहना है कि ईरान ने अपने समृद्ध यूरेनियम के भंडार को 60% तक बढ़ा दिया है, जो परमाणु बम बनाने के लिए ज़रूरी 90% के करीब है। इसी पृष्ठभूमि में ग्रॉसी मई के बाद पहली बार ईरान का दौरा करने वाले हैं। एक बयान में IAEA ने कहा है कि वो ईरानी सरकार के साथ उच्च स्तरीय बैठकें करेगा और सभी पहलुओं पर तकनीकी चर्चा करेगा। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ड्रीम टीम बनानी शुरू कर दी है। ट्रंप सरकार में कारोबारी एलन मस्क और भारतवंशी विवेक रामास्वामी की क्या भूमिका होगी, इसे लेकर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने बड़ा ऐलान किया है। अपनी टीम में उन्होंने अपने 2 कारोबारी दोस्तों एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ट्रंप ने कहा है कि मस्क और रामास्वामी गैर जरूरी खर्च पर लगाम लगाने वाले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को लीड करेंगे। ट्रंप ने एलन मस्क और रामास्वामी को सौंपी गई जिम्मेदारी की तुलना अमेरिका के पहले परमाणु बम बनाने वाले द मैनहट्टन प्रोजेक्ट से की है।
डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ऐलान किया कि एलन मस्क और विवेक रामास्वामी उनके दूसरे प्रशासन में नए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व करेंगे। ट्रंप ने कहा कि ये दोनों अद्भुत अमेरिकी मेरे प्रशासन के लिए सरकारी नौकरशाही को खत्म करने, गैर ज़रूरी विनियमनों यानी रेगुलेशंस को कम करने, बेकार के खर्चों में कटौती करने और संघीय एजेंसियों का पुनर्गठन करने का रास्ता मजबूत करेंगे। ट्रंप ने कहा कि ये सरकार में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। 4 जुलाई 2026 तक कई सारी कटौती और मौजूदा एजेंसियों में नई क्षमता के जरिए फेडरल ब्यूरोक्रेसी में व्यापक बदलाव होगा। रामास्वामी और ख़ास तौर से एलन मस्क, जो मौजूदा आकर्षक सरकारी अनुबंधों वाली बड़ी कंपनियों का नेतृत्व करते हैं, इन दोनों के नाम की घोषणा संभावित हितों को लेकर टकराव के कयास इन दोनों के नाम की घोषणा के बाद संभावित हितों को लेकर टकराव के कयास लगाए जा रहे हैं। दोनों की नियुक्ति के ऐलान पर CNN की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिस विभाग के बारे में ट्रंप ने कहा है कि वो सरकार के बाहर से सलाह और मार्गदर्शन करेगा, कैसे काम करेगा और क्या रिपब्लिकन के बहुमत वाली कांग्रेस में सरकारी खर्च और संचालन के इतने बड़े बदलाव को मंजूरी देने की इच्छा होगी। ट्रंप ने सितंबर की शुरुआत में नई आर्थिक योजनाओं के अनावरण की बात कही थी। उसी के हिस्से के रूप में एक सरकारी दक्षता आयोग बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मस्क ने व्हाइट हाउस में वापसी सुनिश्चित करने के लिए इसका नेतृत्व करने पर सहमति जाहिर की थी। मंगलवार रात को ट्रंप के बयान में एलन मस्क के हवाले से कहा गया था कि इससे सिस्टम में और सरकारी बर्बादी में शामिल सभी लोगों में सदमे की लहर दौड़ जाएगी, जो कि बहुत सारे लोग हैं। रामास्वामी ने अपने एक्स पोस्ट में अलग से एक नारे के साथ जवाब दिया, जिसे वो अक्सर अपने राष्ट्रपति अभियान के दौरान संघीय एजेंसियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते थे। उन्होंने लिखा, इसे बंद करो। एलन मस्क और रामास्वामी पर डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी भरोसा करते हैं। ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE की बात करते हुए कहा कि ज़्यादा क्षमता और कम ब्यूरोक्रेसी वाली सरकार अमेरिका की आज़ादी की 250वीं वर्षगांठ पर देश के लोगों के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। उन्होंने अपने बयान में लिखा है कि मुझे विश्वास है कि वो कामयाब होंगे। मस्क और रामास्वामी की भूमिका को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान से कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे अहम ये कि अमेरिका में मौजूदा वक्त में ऐसा कोई विभाग नहीं है। तो क्या ट्रंप अपने कारोबारी दोस्तों एलन मस्क और विवेक रामास्वामी के लिए ये नया विभाग बनाएंगे? साथ ही मस्क और रामास्वामी क्या इस विभाग के लिए स्टाफ नियुक्त करेंगे? इसकी जानकारी भी नहीं दी गई है। ट्रंप ने संघीय सरकार के खर्च में कटौती के लिए जिन 2 लोगों को चुना है, उनमें से एक एलन मस्क स्पेसएक्स के जरिए अंतरिक्ष की दुनिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे कर रहे हैं और उनकी कंपनी टेस्ला की कारें पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वहीं दूसरे शख्स भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी हैं, जो बायोटेक कारोबार का एक जाना माना चेहरा हैं। लिहाजा वो संघीय सरकार के खर्च में कटौती की महत्वाकांक्षा को कैसे पूरा करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। साथ ही क्या वो अपने कारोबारी हितों को साधने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि एलन मस्क ने चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया था कि वो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने पर संघीय बजट में $2 ट्रिलियन की कटौती करने में मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी है कि वो ये काम कैसे करेंगे या फिर वो सरकार के किस विभाग या हिस्से में कटौती करेंगे। सरकार के खर्च में कटौती और रीस्ट्रक्चर का काम कैसे किया जाएगा, इसे लेकर भी फिलहाल कोई विस्तृत योजना पेश नहीं की गई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की तुलना द मैनहट्टन प्रोजेक्ट से करके इसकी अहमियत को काफ़ी बढ़ाकर दिखाने की कोशिश की है। दरअसल मैनहट्टन प्रोजेक्ट को साल 1942 में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में शुरू किया गया था और इसके जरिए ही अमेरिका ने दुनिया का पहला परमाणु बम बनाया था, जिसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया था। बताया जाता है कि अमेरिका के इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 1,25,000 लोग शामिल थे,
जो जंगल में छुपकर न्यूक्लियर बम बना रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध में जब इन परमाणु बमों को जापान के 2 शहरों में गिराया गया तो भयानक तबाही हुई, जिसे याद करके आज भी लोग खौफ से कांप उठते हैं। हमारे इस शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।